आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अधिगम पर स्वागत है। और टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार अच्छा ठीक आवाज़ आ रही है सबकी? एक बार मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है? एक बार मैसेज कर दो। चलिए, सभी लोग मैसेज कर दो कि आप सब तक मेरी आवाज़ प्रॉपर पहुँच रही है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है लर्निंग से ही रिलेटेड है और लर्निंग के ही इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने देखिए थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ समझ लिया था, सेकेंडरी लॉ समझ लिया था, उसके सारे जो नियम थे वो भी हम लोगों ने सब समझ लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग आज बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ लर्निंग। कई जगह क्वेश्चन पूछ देते हैं अधिगम की विशेषताएं क्या है या अधिगम की प्रकृति क्या है, तो इनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। और ये जरूरी पॉइंट्स होते हैं क्योंकि कई बार सेंट्रल ईटी के एग्जाम में पूछ देते हैं कि निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या है कि है वाली सारी विशेषता हमको पता होनी चाहिए कि भाई है कौन सी, फिर हम बात करेंगे नहीं वाली। तो यहाँ पर लर्निंग के केस में जो हमने अब तक सीखा कि अधिगम कहीं पर भी हो सकता है, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं, निश्चित समय नहीं है, कोई इसका निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, ये कहीं पर भी और कैसे भी किया जा सकता है। अब जब बात करते हैं यहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसकी विशेषताओं के बारे में, तो इसमें सबसे पहली विशेषता बात की जाती है कि क्या होती है लर्निंग इनहेरेंट इन नेचर, या कहें कि इन्नेट इन नेचर। क्या है? जन्मजात। अधिगम की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? जन्मजात, यानी जन्म से जो चीज होती है वह सारी चीजें क्या आती हैं? जन्मजात में। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं जन्मजात के केस में, तो जो भी चीज हमारी जन्म से है तो वह चीज क्या है? जन्मजात है। जैसे सृजनात्मकता क्या है? जन्मजात है। आईक्यू क्या है? जन्मजात है, यानी जिसमें माता पिता का या किसी का कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जन्मजात। तो अधिगम मतलब जन्मजात, मतलब सीखना जन्मजात होकर है, जन्मजात ही है, मतलब सीखना होकर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि आपको क्या गालियां आती हैं, तो आप कहोगे हाँ जी सर गालियां तो आती हैं। कहाँ सीखी हैं? क्या इसके लिए कोई आप जो है स्कूल में गए हैं, किसी कोचिंग में गए हैं, किसी किताब से? तो आप कहोगे नहीं सर, जो है ये तुमने अपनी आसपास की सोसाइटी से इससे सुनी सर, पता चल गई। तो मैंने कहा क्या आप वो वाकई में सीखना चाहते थे? तो आप कहोगे नहीं सर, सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं सर, सुनते सुनते मतलब पेपर देते नहीं है सर, लेकिन अब आती है। तो ये क्या हुआ? क्योंकि जब कोई व्यक्ति या कहीं इस तरीके से जा रहा है जहां गालियां दी जा रही हैं या गाली गलौज चल रहा है, तो वो अब ना चाहते हुए भी क्या है, वह चीज आपको आ ही जाएगी। तो ये अधिगम की प्रोसेस होती है कि वो जात है, यानी कोई चीज अगर आप नहीं भी सीखना चाह रहे हो, लेकिन क्या है उस माहौल में आप ऐसे हो, तो वहां पर वह चीज आ ही जाएगी। आप एक थोड़ा सिंपल से एग्जांपल आप समझो। जैसे आप किसी बिल्ली के बच्चे को अपने पास बुलाइए, वो आपके पास कभी नहीं आएगा, भागेगा। और वहीं पर अगर कुत्ते के बच्चे को अपने पास बुलाइए तो क्या आपके पास आ जाएगा। यानी उसकी क्या है, जो मनुष्य से जो उसका प्रेम है या जुड़ने की कोशिश, वो क्या है? जन्मजात प्रवृत्ति। शेर की प्रवृत्ति क्या है? हिंसक है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है, उसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर एक बड़ा और एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, छोटा बच्चा, तो एक तो बेचारा भूखा पैदा होता है, तुरंत माँ का दूध वो पीने लगता है। क्या उसको माँ सिखाती है कि बच्चे दूध को इस तरीके से पिया जाता है? लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्या है? वो जन्मजात है। ये ईश्वर ने उसको जन्मजात प्रवृत्ति दी है कि उसे पता है दूध किस तरह से पिया जाएगा। ये प्रवृत्ति क्या है? जन्मजात। तो अधिगम क्या है? जन्मजात है, यानी इनहेरेंट इन नेचर। फिर क्या बात की जाती है कि बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। अधिगम प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। ध्यान दीजिएगा, अधिगम प्रक्रिया और परिणाम दोनों है, यानी आप प्रक्रिया से भी सीख रहे हो और प्रोडक्ट से भी सीखोगे। अब भाई जब रिजल्ट आया है तब तो हम सीखते ही हैं कि भाई क्या हमने सीखा, क्या नहीं सीखा, कहाँ गलतियां रही, कहाँ कमियां रही। लेकिन अगर मान लो आप एग्जाम ना देने जाओ तो भी क्या आपको आपने कुछ नहीं सीखा? तो जवाब होगा जी नहीं, हमने तब भी प्रक्रिया के दौरान ही सीखा।
ये जो हम लोग की प्रोसेस चल रही है, इसमें भी तो हम सीख रहे हैं ना, रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, तब की बात है। लेकिन इस प्रोसेस में भी तो हम सीख रहे हैं, यानी अधिगम क्या है? प्रक्रिया भी और परिणाम। आप कोई भी काम करते हो, आप प्रोसेस जो आप कर रहे हो, तो प्रोसेस से भी आप सीखते हो और जो उसका रिजल्ट आता है, उससे भी सीखते हो। अब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप सीखते जरूर हो, प्रक्रिया से भी सीखोगे और परिणाम से भी सीखोगे। फिर बात करते हैं, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अधिगम जीवन भर चलता रहता है, जीवन भर। आप पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस एज से इस एज तक सीखना है और उसके बाद हमको नहीं सीखना है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप पूरे जीवन भर सीखोगे। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप सीखोगे, और मृत्यु के बाद भी हो सकता है सीखा जाता हो। तो लर्निंग क्या है? वो जीवन भर आपके चलती रहेगी। लर्निंग क्या है? कम्युलेटिव प्रोसेस है। अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है। कम्युलेटिव का क्या मतलब? आप ऐसे समझिएगा, जैसे क्या है कि पहले आपने जोड़ना सीखा, फिर आपने घटाना सीखा, फिर आपने गुणा करना सीखा, फिर आपने भाग करना सीखा। यही होता है ना कि पहले आपने एडिशन सीखा, फिर सब्सट्रैक्शन सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। तो एक तरीके से ये क्रमबद्ध प्रोसेस है, क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक कहेंगे कम्युलेटिव प्रोसेस में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम चीजों को, बच्चा जो होता है पहले क्या है, वो चीजों को रटता है, वो मेमोरी लेवल पर चीजों को याद करता है। जो लेवल्स ऑफ लर्निंग में बात की जाती है, तो पहले क्या है, मेमोरी लेवल पे बात करते, पहले हम चीजों को क्या याद होगा तो हम सिर्फ रटते थे। फिर क्या बात आई, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर फिर वो पहुंचता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर वो समझने की कोशिश करता है, और फिर फाइनली वो किस में पहुंचता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंचता है। यानी रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव लर्निंग, तो वहां पर और चीजें समझ में आएंगी। तो ये क्या है, लर्निंग क्या है? एक कम्युलेटिव प्रोसेस है, एक तरीके की क्रमिक प्रक्रिया है। अब क्या बात की गई, लर्निंग जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अधिगम जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? एनवायरमेंट तो समझ में आ रहा होगा, बड़ा सिंपल सी बात है कि भाई जैसा एनवायरमेंट होगा वैसे हमारी लर्निंग होगी। शायद इसीलिए हम बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजते हैं। अच्छे स्कूल से मतलब क्या है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है। हम जब अच्छे स्कूल में जाते हैं तो वहां पर हम अच्छी चीजों सीखते हैं, खराब सोसाइटी में रहते हैं तो खराब चीजों को सीखते हैं। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, और शायद सभी अच्छी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, अच्छी जगह जाना चाहते हैं। जैसी आपकी सोसाइटी होती है वैसी आपकी क्या है, होती है। अगर आपके घर के आसपास जो है खराब लोग रहते हैं तो आप वैसी चीजें सीखोगे, अच्छे लोग रहते हैं तो अच्छी चीजें सीखोगे। तो लर्निंग का कॉन्सेप्ट तो ये आता है। लेकिन बात यहाँ पे हेरिडिटी की मैंने कर दी कि हेरिडिटी भी क्या डिपेंड करती लर्निंग के ऊपर। इन्वायरमेंट तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या हेरिडिटी भी करती है? ये कैसे कर सकती है? यानी जो आपके माता पिता हैं या पूर्वज हैं, उनकी वजह से कोई चीज हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे? तो जवाब है हाँ जी, बिल्कुल। कुछ चीजें सीख पाएंगे, कुछ चीजें नहीं सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लर्न करना चाहते हो कि आप जो है डिफेंस में जाना चाहते हो, उसके लिए आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, उसके आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो डिफेंस में जाने के लिए। लेकिन चूंकि आपके पूर्वज या आपके माता पिता, किसी के वो जीन्स आपके अंदर आया, मतलब आपके माता पिता या पूर्वज में किसी की जिनकी हाइट कम है, तो वो जीन्स आपके अंदर भी आ गए। तो अब आप चाहकर भी डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले सकते। क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, हाइट चाहिए, जो एक प्रॉपर हाइट मानी जाती है जिस भी डिफेंस सेक्टर में। वो हाइट अगर आपके पास नहीं है तो चाहकर भी आप उसकी ट्रेनिंग नहीं ले सकते। इसी तरीके से बात करें कि कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को वर्णांधता है, या कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस है। ये उनके पेरेंटल आए, हेरिडिटी के थ्रू आई, माता पिता या पूर्वजों की सीख थी, उनके अंदर भी आ गई। अब वो चाहकर भी रंगों में क्या है, भेद नहीं कर सकते हैं, विभेद नहीं कर सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। इसी तरीके से डायबिटीज, ये भी एक तरीके, कई बार कहते हैं कि ये भी कई बार क्या होती है, हेरिडिटी। हमेशा नहीं होती है लेकिन कई बार देखी जाती है कि डायबिटीज हो गई। क्यों भाई, उनके बाबा को भी थी, अरे इनके परिवार में तो सबके थे। तो वो चाहकर भी मेहनत से जुड़ा बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते, या कहें कि नहीं हम तो मिठाई की दुकान खोलेंगे और हम टेस्ट कर करके बताएंगे
कि कौन सी मिठाई किस तरीके से, तो भैया मीठा नहीं खा सकते, तो समस्या है। कहीं न कहीं इस तरीके की चीज़ें दिक्कत आएँगी। बहुत ज़्यादा मेहनत से जुड़ा कार्य नहीं कर सकते। डायबिटिक पेशेंट को मना किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा इस तरीके की मेहनत वाला काम ना करें, और नहीं तो समस्या हो सकती है। जो बोलते हैं ना शुगर हो गई है। तो ये चीज़ जो है, आप चाहकर भी बहुत सी चीज़ों को नहीं सीखते हो। किस वजह से? हेरिडिटी की वजह से। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एनवायरनमेंट से तो हम सीखते ही सीखते हैं, साथ ही साथ क्या है, हेरिडिटी से भी हम पर ये प्रभावित करती है। उम्मीद है इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो एक-एक मैसेज कर दें। जल्दी से भाई मैसेज कर दें, तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब बात कर रहे हैं आगे की पॉइंट्स की ओर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आर इंपॉर्टेंट। यानी पुराने अनुभव भी क्या हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लर्निंग में। जो आपके पुराने अनुभव हैं, अब वो अनुभव खट्टे भी हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वो भी हमारी लर्निंग को जो है प्रभावित करते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे अनुभव मान लीजिए कुछ कटु रहे हैं, खराब रहे हैं, तो उसी तरीके से हम दुनिया को क्या है, देखने लगते हैं। कहते हैं ना कि इंसान बुरा नहीं होता है, परिस्थितियां उसको बुरा बना देती हैं। उसके एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से रहे कि उसे चीजें सही नहीं लगी, तो वो क्या है, दुनिया को उसी निगाह से समझने लगता है। वैसी चीजों को वह सीखता है। अच्छे रहे तो अच्छी तरीके से चीजों को देख पाता है, खराब रहे तो खराब चीजों से चीजों को देखता है। तो जो उसके पुराने एक्सपीरियंस है, ये उसके लर्निंग। बोलते हैं ना कि भाई मेरा एक्सपीरियंस ये चीज सही नहीं रही, फला ट्रेन का एक्सपीरियंस मेरा सही नहीं रहा, या फलानी जगह का मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है, तो क्या है, तो उसके जो पुराने ही अनुभव हैं, तो ये उसके सीखने में कहीं न कहीं बाधा डालेंगे, प्रभावित करेंगे कि भाई ये चीज़ ऐसी रही है, तो इस चीज़ को हम क्या है, फिर वैसे ही मानेंगे, और फिर क्या है, चीज़ों को वैसे ही करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि पुराने एक्सपीरियंस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद फिर बात आती है मोटिवेशन की। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात वैसे भी हम लोगों को पता है, जब मोटिवेशन पढ़ा था तब भी हम लोगों ने वहां पे बात करी थी। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। और समझ लेते हैं क्या है मोटिवेशन में। देखिए, अगर मैं आपसे यहां पे ये कहूं कि आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, अचानक से मान लीजिए कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ जाए, अभी आ जाए कि इतने हजार वैकेंसीज आ रही हैं, अचानक जो है आपका जो सीखना है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। क्योंकि वैकेंसीज ने क्या काम किया, एक तरीके से कैटलिस्ट का काम किया, मोटिवेशन का काम किया कि भैया वैकेंसीज आ रही हैं, तैयारी में लग जाओ, मेहनत करने लगो। तो एक तरीके से वो मोटिवेशन का काम कर रही हैं। इस वजह से क्या है, हमारे लर्निंग का जो लेवल है वो क्या बढ़ जाता है। और जब ये आ जाएगा वैकेंसीज नहीं आएंगी, क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। चलिए दूसरे केस में बात कर लेते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में मोटिवेट होते हैं कि यार नहीं, इस काम को हमें करना है, हमें सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें प्रोफेसर बनना है, हमें या मान लीजिए आपको मोटिवेशन ये हो सकता है, आपको वजन कम करना है, अपना वेट कम करना है, या मोटिवेशन हो सकता है कि नहीं हमको फिट रहना है, हमको एक्सरसाइज करनी, कुछ भी इस तरीके से, या सिक्स पैक ऐप बनाने, कुछ भी हो सकते हैं ऐसा। तो वहां पे क्या आप मोटिवेट होते हो, तो उसके लिए फिर आप चीजों को करते हो, तो करते हो तो क्या फिर सीखते भी हो। जैसे मान लीजिए वेट कम करना है, मोटिवेट हुए, एक किसी चीज के हमें अपना वेट कम करना है, मोटिवेट हुए, तो वहां पे क्या है, आपने अगले दिन तुरंत फास्ट रख दिया, बिल्कुल नहीं खाया, अरे हमें तो एकदम बस डेढ़ पसली बनना है, 10 किलो वेट हमें कम करना है, लिखा रहता है ना थंबनेल टाइप, 10 किलो वजन कम करें इतने दिनों में, 10 दिनों में खत्म करें चर्बी, और 15 दिनों फलाना ढिमका, आदमी खत्म हो जाता है, और शाम को चक्कर खा के गिर पड़े। लर्निंग हुई कि पहले दिन इस तरीके से नहीं किया जाता है, एकदम से खाना छोड़ दोगे तो समस्या हो जाएगी। क्या हुई, लर्निंग हुई।
इसी तरीके से आपने कोई भी उद्देश्य बनाया हुआ है, आपने रनिंग का बनाया हो, तो पहले दिन आप क्या, आप चूंकि मोटिवेट बहुत ज्यादा हो, आप दौड़ गए, 5 किलोमीटर दौड़ गए, और फिर पता चला चक्कर खा के गिर पड़े। लर्निंग क्या हुई कि नहीं भैया, पहले दिन इतना नहीं दौड़ा जाता है, धीरे धीरे काम किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मोटिवेशन जो है वो हमारी लर्निंग को इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। चलिए अब बात करते हैं कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। ये भी लर्निंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका। अब क्या होता है, कंटेनमेंट का मतलब होता है संतोष, और सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। संतोष तथा संतुष्टि का भी अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। कैसे समझते हैं? मान लीजिए आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हो, काफी टाइम से कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है, सिविल का कॉमन एग्जाम्पल लिया जाता है। तो वहां पर जो है आप तैयारी कर रहे हो और आपका सिविल में नहीं होता है, लेकिन चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने और भी फॉर्म डाल रखे थे, आपका लोअर पीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है, आईएएस में नहीं होता है, आपका इसमें हो जाता है लोअर पीसीएस में। तो ये संतोष रहता है कि यार जो है हमारी पढ़ाई बेकार नहीं गई है, कहीं तो हमारा हुआ। मान लीजिए आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, नहीं होता है, लेकिन प्राइमरी में हो जाता है, तो एक संतोष होता है कि हमारी पढ़ाई बेकार नहीं गई। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, ये करना चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं, आईटी से बीटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होता है, लेकिन उनको क्या कोई एनआईटी कॉलेज मिल जाता है, तो वहां पर क्या संतोष रहता है कि चलो हमारी पढ़ाई बेकार नहीं गई, उतना ना सही इतना तो मिला। कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर संतोष भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में छोटी छोटी सफलताएं यार मिलती रहनी चाहिए, छोटी छोटी ना, ज्यादा बड़ी सही, छोटी छोटी, तो उससे लगता रहता है कि यार हम सही ट्रैक पे चल रहे, चलो कुछ तो मिला। तो ये कॉन्सेप्ट आता है। और संतुष्टि क्या है, जो आप फाइनली पाना चाहते हो, फाइनली जो आप पाना चाहते हो, फाइनली क्या पाना चाहते हैं कि हमें आईएएस बनना है, आप ये चाहते हो और आप वो बन गए, तो एक फीलिंग आती है, सेटिस्फेक्शन आता है। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि लर्निंग कैसे एक फैक्टर है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर संतोष भी तो वही है, सर संतुष्टि भी है। तो उस केस में मैं उनको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद इस चीज को आप कभी भूलोगे नहीं। क्या रहता है कि आप एक टारगेट दिमाग में बनाते हो, कहीं भी आप शादी बारात में सही कैसे वहां पे जाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आपने देखा भाई रसमलाई मिल रही है, और आपके दिमाग में आपका माथा ठनका हो, आपने आज कम से कम जो है 10 रसमलाई जो है लपेटेंगे, और आप उस मूड में जाते हो। अचानक भीड़ एकदम से बढ़ जाती है, आप रसमलाई तक पहुंच नहीं पाते हो, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है, आप देख रहे हो कि अब मिलेगी नहीं मिलेगी उस तरीके से, और आपको एक रसमलाई या 2 रसमलाई मिल पाती है, और वो खत्म करके कह रहे हो ये खत्म। तो आप क्या कहते हो, चलो यार कुछ तो मिला यार, एक तो मिली, किसी किसी तो कुछ भी नहीं मिला, तो वो क्या, आपको संतोष। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने जो टारगेट 10 का बनाया था वो 10-11 आपको मिल जाए, तो क्या होती, संतुष्टि। और दोनों ही अगली बार रसमलाई पाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आप पहले से या तो खड़े हो जाओगे जाके कि भैया वो बात वाला पिछली बार वाला चक्कर नहीं करना, इसी बात है, समझाने के लिए है, ताकि आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या है कि अगर संतोष हमको मिलता है तो भी हम कहीं ना कहीं चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, सीखते ही जाते हैं, और संतुष्टि मिलती है उससे भी हम सीखते, फिर लगता है कि और आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह बताया गया। अब फाइनली आज के इस टॉपिक का कहें या इस लर्निंग के इस कंटेंट को जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या बात की जाती है, 3 मेन फैक्टर्स। लर्निंग में 3 फैक्टर्स होते हैं, बहुत मेन, 3 मुख्य रूप से तत्व होते हैं। क्या होते हैं? पहला होता है, पहले नए ज्ञान और कौशल को सीखना। ध्यान सुनिए मेरी बात को, नए ज्ञान और नए कौशल को सीखना पहला तत्व। दूसरा क्या है, उस सीखे हुए ज्ञान और कौशल को लंबे समय तक याद रखना। क्या मैंने बोला? उस सीखे हुए ज्ञान और कौशल को लंबे समय तक याद रखना। और तीसरा तत्व होता है कि और जब जरूरत पड़े तो सीखे हुए ज्ञान और कौशल को उपयोग में लाना। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण तत्व, मैं कहता हूं लर्निंग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है।
जैसे आप सेंट्रल टीटी की तैयारी कर रहे हो, तो अभी आप क्या कर रहे हो, नए ज्ञान या नए कौशल को सीख रहे हो, पहला तत्व है। फिर क्या करोगे, इसे लंबे समय तक याद रखना, मतलब जब आपका सेंट्रल टीटी का एग्जाम है उस टाइम तक आपको उसको याद बनाए रखना है। और फिर क्या, जरूरत पड़े मतलब जिस दिन आपका एग्जाम हो उस जगह आप वहां पर परफॉर्म भी कर पाओ, उस जगह वहां पर परफॉर्म भी कर पाओ, तभी माना जाएगा आपको क्या हुआ, लर्निंग हुई। इनमें से एक पॉइंट भी यदि मिस हो गया तो लर्निंग नहीं कही जाएगी। मान लीजिए आपने जूडो कराटे सीखा, नए ज्ञान और नए कौशल को सीखा और उसे आपने याद भी रखा, प्रैक्टिस एक्टिव भी कर रहे हो, और मान लो चार लोगों ने आपको घेर लिया और आपका मोबाइल पर्स छिना लिया, आप उनको गिरा नहीं पाए, आप लुट के चले गए, तो लोग यही कहेंगे ना कि आपको जूडो कराटे नहीं आता है, नहीं आपको लर्निंग हुई है, क्योंकि आप 30 तक तो नहीं कर पाए। या कह रहे हैं जैसे तैयारी हम लोग कर रहे हैं, नए ज्ञान नए कौशल को सीख रहे हैं और 2 दिन बाद आप लोग भूल गए उन चीजों को, तो परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं आएगी। तो इसीलिए 3 तत्व बताए गए हैं कि नए ज्ञान और नए कौशल को सीखना, दूसरा क्या, उसे लंबे समय तक याद रखना, और जब जरूरत पड़े तो उसे उपयोग में लाएं। ये लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और फिर लास्ट जो पॉइंट है, लर्निंग इज पर्पसफुल, कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ मकसद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि लर्निंग तो कुछ भी होती है, लर्निंग तो कुछ भी होती है। आप खराब चीजें सीख रहे हो वो भी लर्निंग है, लेकिन हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात करते हैं कि लर्निंग का हमेशा कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कुछ पर्पसफुल हो कि हमने हाँ ये चीज सीखी, सेंट्रलिटी सीख रहे हैं, हाँ भाई जॉब के लिए हम सीख रहे हैं, पत्ता परीक्षा पास करेंगे, हमने कंप्यूटर कोई कोर्स सीखा, वो पर्पसफुल हो। अब मान लो आप जो है सिलाई कढ़ाई और बुटीक का कोर्स करने लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्पसफुल नहीं है, लेकिन आज आपके लिए पर्पसफुल जो है, अगर आज के सिनेरियो में बात करता हूँ तो आपके लिए क्या है कि भाई टीचिंग है, और टीचिंग छोड़ के आप जो है कोई दूसरा काम सीखने लगो जाके, आप जूडो कराटे सीखने लगो जाके इस उम्र में, तो वो तो पर्पसफुल नहीं होगी आपके लिए। तो जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए पर्पसफुल लगती है, उस चीज को सीखने लर्निंग वो है होनी चाहिए। और सबसे एक पॉइंट इसमें और मिस हो रहा था, मैं बढ़ा देता हूं, अनलर्निंग इज आल्सो नोन एज लर्निंग, अनलर्निंग इज आल्सो नोन एज लर्निंग। ये क्या बता रहा है, अनअधिगम भी अधिगम है, अनअधिगम भी क्या है, अधिगम है, यानी कुछ ना सीखना भी क्या है, सीखना है। आप कहोगे ये क्या वही बात कर रहे हैं, कुछ ना सीखना भी कैसे सीखना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको सीखो ना, यानी कुछ ना सीखने में भी आप कुछ सीख रहे हो। समझिएगा, आपको किसी रास्ते जाना, कई बार ऐसा होता है अपनी मंजिल पे जाना, और कई बार होता है हम उस गली में गए और सामने क्या है, वो गली कई बार बंद होती है या दीवार खड़ी होती है, हमें लग रहा होता है कि यहाँ से कहीं गली जाएगी, दीवार बंद है, तो आप अपने उद्देश्य तक तो पहुंचे नहीं, लेकिन वहां पे भी आपने क्या है, सीखा, उस रास्ते में भी सीखा, और 4 घर देखे, अगल बगल देखे चीजों को। आप ये भी वहां पे सीखोगे कि आइंदा इस तरीके की चीजें हम नहीं करेंगे, हम किसी से पूछ लिया करेंगे, कहीं पे भी ऐसी अगर कहीं जरूरत पड़ती है। बंद कमरे में आपको बैठा दिया जाए, कुछ भी टॉपिक वहां पे नहीं आपको मौजूद है, तब भी क्या है, आप कुछ ना कुछ सीखोगे। आप यही सीखोगे, अंधेरे में ऐसा लगता है, अंधेरे में आंखों की पुतलियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, या कैसे चला जाएगा, दीवार पकड़ पकड़ के चलोगे, आप यही अंधेरे में सीखोगे। यानी अधिगम तो होकर ही रहेगा। मैं आपसे कहूं कि कुछ ना सोचो, 30 सेकंड तक आप कुछ ना सोचो, तो उस 30 सेकंड में आप ये सोच रहे होगे कि मैं 30 सेकंड तक कुछ भी ना सोचूं। आप कहीं मार्केट वार्केट में जाते हैं, अकेले जाते हैं, अगर 2 लोग जा रहे हैं तो बातचीत करते जाते, अकेले जा रहे होते अपने किसी मान लीजिए आप सब्जी लेने जा रहे हो, लेकिन तब भी आप इधर उधर देखते जा रहे हो, अच्छा ये दुकान है, अच्छा ये दुकान है, इस तरीके से अब जाने अनजाने में भी क्या है, वो चीज आप सीख रहे हो। आप सब्जी वाले दुकान पर, चाचा आपको याद आया कि यार एक दूध का पैकेट लेना था, एकदम दिमाग में आ गया कि मैंने कहीं देखा है यार, मैं रास्ते में भी आ रहा था, मैंने कहीं देखा है, कोई है जहां डेयरी टाइप की, ये क्या है, यहां पर भी आपने कुछ सीखा, सोचा नहीं था, लेकिन क्या है वो होकर रहेगा। यानी अनअधिगम भी अधिगम भी है, कुछ ना सीखना भी सीखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आज के ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे, अगर क्लियर हो गए हो तो एक एक मैसेज कर दें।
और किसी कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बाकी आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो ग्रुप पे बता दी जाएगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। और सभी लोग अगर चाहें तो सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, अपने यार दोस्तों को भेजते रहें।